चलिए ओके, गोइंग टू स्टार्ट है। Our today's topic is chemical kinetics. ठीक है, the next chapter of physical chemistry that is termed as chemical kinetics. आज हम काइनेटिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे फिजिक्स में टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स, ऐसे फिजिक्स में एक आर्टिकल आता है काइनेमेटिक्स। एग्जैक्टली ऐसी केमिस्ट्री में होता है काइनेटिक्स। मीनिंग एक ही होता है। अभी को लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी, सब यहाँ पे ध्यान दें, गर्ल्स बॉयज। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट जिसको हम स्पीड भी कहते हैं, स्पीड। इसको हिंदी में ना अभिक्रिया की दर कहा जाता है। इसका हिंदी नेम होता है अभिक्रिया की दर। जैसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो हमें रिएक्शंस की ना स्पीड की स्टडी करनी है। देखो ना, इस वर्ड को समझ लें सब लोग, अटेंशन पे करना। अच्छा, तो आपने केमिस्ट्री में ये सुना है अभी, ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन होना एक अलग बात है, रिएक्शन की स्पीड कैसी है? क्या आपका रिएक्शन बहुत फास्ट हो, क्या आपका रिएक्शन बहुत स्लो? स्पीड। आज हम उसकी स्पीड की बात करेंगे। रिएक्शन होने ना होने से हमारा कंसर्न नहीं है, उसकी स्पीड की बात करनी है अभी। ये डिफाइन मैं कर दूंगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें स्पीड के साथ साथ ना रिएक्शन की मैकेनिज्म की भी स्टडी करनी है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जानते हैं? जिसको हिंदी में अभिक्रिया विधि कहते हैं। अभिक्रिया विधि, एक रिएक्शन हुई, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन हुई, तो उसको अभिक्रिया विधि बोलते हैं। अभिक्रिया विधि की भी हम स्टडी करें। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में दो काम करने हैं, रिएक्शन के रेट की स्टडी करनी है और रिएक्शंस के मैकेनिज्म की स्टडी करनी है। और जिस ब्रांच में रेट और मैकेनिज्म की स्टडी होती है उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा काइनेटिक्स का मेन मोटो रहता है, हमारा मेन पर्पस रहता है। तो लिखो, एक स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, राइट डाउन। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, it is a branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry which deals with. It is a branch of physical chemistry which deals with. It is a branch of physical chemistry which deals with rate of reactions, and their mechanisms. Which deals with rate of reactions and their mechanisms. Okay, it's a branch of physical chemistry which deals with rate of reactions and their mechanisms. ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें रिएक्शन के रेट्स और हम रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसकी अभिक्रिया विधि की स्टडी करते हैं, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। चलिए, एक कॉमन सी बात है, बिल्कुल ठीक है, डन है, बिल्कुल नथिंग स्पेशल। हिंदी में कहना है इसको अभिक्रिया की दर, इसको हिंदी में कहना है अभिक्रिया विधि, एक ही मतलब होता है। चलिए, यहाँ तो कुछ लिखने वाला तो है नहीं, मैंने बोल ही दिया, इसको रख कर अगले स्टेप पे आते हैं। जो हम रेट की बात करते हैं ना, अब सुनिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अब सब अटेंटिव हो जाइए बिल्कुल। अगर हम रेट की बात करें तो रिएक्शन की ना तीन कैटेगरीज होती है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत फास्ट रेट से होती है, फास्ट रेट, बहुत ही तेजी से होने वाली, लिखेगा नहीं को बच्चा। एक स्लो होती है और एक मॉडरेट होती है, मॉडरेट। देखो, तीन तरह की रिएक्शन मिलेंगी। एक बहुत फास्ट होने वाली, बहुत तेजी से होने वाली, तीव्र गति से होने वाली, दैट इज कॉल्ड एयर। एक बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। एक मॉडरेट, मॉडरेट जिसको मीडियम भी कहते हैं, है ना, मीडियम, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। रिएक्शन की तीन कैटेगरी है। अब सुनिएगा नहीं, लिखने वाला ही। मैं आपको तीनों एग्जांपल देता हूँ ना, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि लिखने में रहते हैं, दिस नॉट फेयर है। आपको 12 मना करते हैं, यहाँ टेंशन पे लिया तो मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपको फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ। ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये फास्ट कैटेगरी में आती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। कभी इसको आप लैब में कराएंगे ना, तो आप फील करोगे कि रिएक्शन को पूरा होने में एक सेकंड भी नहीं लगा, इतनी जल्दी होती है रिएक्शन। ठीक है, अभी करेंगे इस पर डिबेट। स्लो में हम रस्टिंग ऑफ आयरन ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये स्लो का एग्जांपल है। अब मॉडरेट में ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये रिएक्शन हो रही है, ये मॉडरेट में आती है। देखो अब तीनों में क्या फर्क है, जरा ध्यान देना। ये तो बहुत जल्दी हो रही है, इतनी जल्दी हो रही है, इतनी जल्दी की मतलब हमें फील भी नहीं हुआ, एकदम से रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एक सेकंड से पहले रिएक्शन पूरी हुई। समझो इसको पूरा होने में ना कुछ नैनो सेकंड, कुछ पीको सेकंड लगेंगे।
नैनो सेकंड में रिएक्शन हो गई, पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये रिएक्शन इतनी स्लो हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि इसको पूरा करने में कितने मंथ्स चाहिए, कितने महीने लग जाएंगे तब जाके रिएक्शन पूरी होगी। और इसको होने में ना तो मंथ्स लगते, ना नैनो सेकंड लगते, कुछ आवर्स लगते, कुछ मिनट्स लगते। ऐसी रिएक्शन कहते हैं मॉडरेट। ये मॉडरेट होती है, मॉडरेट, मीडियम। अब सुनो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ ऐसी रिएक्शन की स्टडी करेंगे। देखो सब सुन लें, मैंने बोला है कि हम रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे। किसी ने बोला कि हर रिएक्शन को स्टडी कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम फास्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे ना स्लो करेंगे, हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडरेट, मीडियम जिसे कहते हैं। हमारा एक बैच चल रहा है, हमारा बैच तब सक्सेसफुल होगा, ना तो यहाँ बहुत ब्रिलियंट बच्चा चाहिए, पता लगा एक स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है, इतना ब्रिलियंट है, वो सबसे तो आगे है ही, वो किसी की बात ही नहीं मानेगा, उसमें इतनी ब्रिलियंसी है, वो किसी की सुनेगा भी नहीं। ऐसा बच्चा बैच में नहीं चल पाएगा, बैच को खराब कर देगा। कुछ बच्चे इतने स्लो हैं, इतना स्लो है, जितना मर्जी कहते हैं वो सुनते ही नहीं है, वो भी बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। जो बच्चे मॉडरेट है, जो बात को मानते हैं, फॉलोवर, कुछ कहा उसको माना, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो इस तरह के लोग होते हैं, तो वो लोग सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखते हैं। दिस इज अ फैक्ट रियली, कभी भी देखे ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही फंडा। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे जो बहुत ही स्लो है, ना ऐसे लोग बहुत, ऐसे लोग सही रहते हैं, ये अपना आराम से रिजल्ट देते हैं। खैर ये तो अलग थ्योरी रही। मुझे आपको ये सिखाना है कि हम सिर्फ ऐसी रिएक्शन क्यों स्टडी करते हैं। जैसा क्वेश्चन, हम सिर्फ ऐसी रिएक्शन क्यों स्टडी करें, ना इनकी स्टडी करें ना उनकी स्टडी करें, वाई। अब देखो रास्ता पोटेंशियल पे करना। देखिए, आपने कभी फिजिक्स में एक चीज सीखी होगी, फिजिक्स में स्पीड ऐसे निकलती है, डीएस बाई डी टी। कहते हैं ना फिजिक्स में डीएस बाई डी टी, अपने फिजिक्स क्लास में देखना, रेट ऐसे निकलेगा, स्पीड जिसे कहते हैं डीएस बाई डी टी। जैसे वो डीएस कहते हैं ना, डीएस, हम पता केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं। देखो अब देखो, मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, डी तो लगा ही रहा हूँ, यहाँ पे ना एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और डजंट मैटर, मैं रिएक्शन अपने पास से ए से बी मान लेता हूँ, तो मैंने लिख दिया डीए बाई डी टी, ऐसे लिख दिया डीए बाई डी टी। ये डीए क्या चीज है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है, कंसंट्रेशन। डी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। देखो सुनो, डी का मतलब डिफरेंस, ये है कंसंट्रेशन, हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन का डिफरेंस, इसका नाम है कंसंट्रेशन का डिफरेंस। और नीचे क्या है, टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल है। हम स्पीड निकाल रहे हैं डीए बाई डी टी से। ऊपर तो है डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, नीचे है डिफरेंस ऑफ टाइम। अब इसको प्रॉपर डिफाइन कर दे, घबराइए नहीं। अब मोटी मोटी बात यह है कि आपको कंसंट्रेशन के डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा करने से स्पीड निकल जाएगी। अब देखो क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अब क्वेश्चन यह है कि ऐसी रिएक्शन क्यों नहीं स्टडी होती। देखो आप फील करवाते हैं, ये रिएक्शन क्यों नहीं स्टडी होती। ये रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट, इतनी फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि हमारे पास ना ये इंटरवल, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम इसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। सोचो आप, ये जो इंटरवल है इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको निकाल ही नहीं पा रहे। ये इंटरवल निकल ही नहीं पा रहा क्योंकि रिएक्शन इतनी जल्दी पूरी होगी, हम मेजर भी नहीं कर पाए। फील आ रही है, एक रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है, इतनी जल्दी हो रही है कि उसका ये टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, कहां से लाएंगे उसको, कैसे क्रिएट करिए, टाइम इंटरवल निकल नहीं पा, इसलिए फेल हो गए। ऐसी रिएक्शन स्टडी नहीं होगी। अब इस रिएक्शन पे आए, ये रिएक्शन इतनी स्लो हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि मान लो हम पूरा एक दिन इंतजार करें, एक दिन वेट करें। किसी ने बोला बताओ एक दिन में कितनी रस्टिंग हुई, एक दिन में कितनी रस्टिंग हुई, रस्टिंग जंग कितना लगा एक दिन के अंदर, इसको डिसाइड करना पता आसान है, ना के बराबर लगता है भाई। रस्टिंग इतनी स्लो होती है, एक दिन में तो फील भी नहीं होगा आपको। ये वाला फैक्टर इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा कि इसको निकाल नहीं पा रहे। देखो समझो आप, स्लो के अंदर ये निकल नहीं पा रहा, फास्ट के अंदर ये निकल नहीं पा रहा, बताओ रेट कैसे निकले, हम तो परेशान हो गए। अब इसकी बारी आती है मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर ये फैक्टर निकालना बहुत आसान है, ये फैक्टर भी निकालना आसान है, दोनों ना सिग्निफिकेंट है, दोनों की वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी नहीं है, दोनों अपने आप में एक मतलब बिगर वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। आप इसको भी मेजर कर लोगे और इसको भी मेजर कर लोगे, जब दोनों को आराम से मेजर करोगे तो रेट बड़े आराम से निकल जाएगा। आई बस समझ, देखो फंडामेंटल बन गया, ये हमारा एसेंशियल रीजन बन गया। हम फास्ट रिएक्शन क्यों नहीं स्टडी कर रहे, स्लो क्यों नहीं कर रहे,
ऐसी रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। फास्ट के अंदर ये इंटरवल नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं उसको अपने आप में। स्लो के अंदर ये इंटरवल नहीं है, लेकिन मॉडरेट में दोनों हमारे पास है, दोनों को रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी ओनली द रिएक्शन हैविंग मॉडरेट। अब आगे समझ क्लियर हुआ है? इसको मैंने वर्ड्स में लिखवा था। आप पहले एक काम करो आराम से, एक ऐसी आप भी डायग्राम बनाओ, एक टेबल बना लो कहीं में से, रेट दिखा के तीन तरह की रिएक्शंस उसमें हाईलाइट करो जल्दी से, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ, नोट करो इसको। आपके जो भी इलेक्ट्रो के डाउट वगैरह होंगे ना, आप थोड़ी सी मेरे पास लीड्स होगी, परसों से छुट्टियां होगी तो मेरे पास, मैं उसमें ले लूंगा आपके जितने भी डाउट्स होंगे। आप लेके आना, देखो रिएक्शन चाहिए तो डाउट्स प्रॉब्लम्स लेकर आइए, और जिसको प्रॉब्लम नहीं आएंगी ना, फिर वो सिलेक्शन में अट्रैक्टिव नहीं होगी, ये क्लियर है। जल्दी से तीनों का, तीन केस हाईलाइट करिए, तीनों का एग्जांपल नोट कर लीजिए। फिर मैं लिखवाता हूँ कि हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, मॉडरेट रिएक्शंस के रेट की क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के एग्जांपल्स को हाईलाइट कर लो। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट तो डिस्कस करें। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, दिस ब्रांच, this branch deals with only, this branch deals with only reactions having moderate speed. This branch deals with only reactions having moderate speed. Reactions having moderate speed. Full stop. Moderate speed, moderate speed. Full stop लगाओ, फिर लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, इन द केस ऑफ फास्ट रिएक्शंस, dt, dt, dt will not be available. In the case of fast reactions, dt will not be available. वो जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, वो उपलब्ध नहीं होगा हमारे पास, कहने का मतलब ये है, द dt is not available. In the case of slow, in the case of slow, अब देखो सब ऐसे लिखना, d स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे c लगा देना। हम इसे कह सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन, या p लगा दो, चाहे कुछ भी कर सकते हो, या r भी लगा सकते हो, रिएक्टेंट का इंडिकेशन, dr लगा देना, कोई बात। In the case of slow, dr will not be available. In the case of slow, dr will not be available. In the case of moderate, in the case of moderate, these factors will be available easily. In the case of moderate, these factors will be available easily. In the case of moderate, these factors will be available easily. Therefore, therefore, we study only. Therefore, we study only the reactions having moderate speed. Therefore, we study only reactions having moderate speed. डन हो गया, आई थिंक सो, है ना, क्लियर हो गया। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है,
वो रिएक्शन जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है, दैट्स फिनिश। नेक्स्ट आर्टिकल, और बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग शुरू होता है, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब आपको सिखाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोट कर लें, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, हिंदी भी कहते हैं अभिक्रिया की दर। देखो आपको दर का मीनिंग समझाते हैं, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। चलिए कंसिडरेट ना हो, देखो ना, ध्यान देना। देखो सपोज करो कोई भी रिएक्शन हो रही है ए टू बी। अब देखो लिखना बंद कर देना सब, यहाँ ध्यान दो। किसी ने आपसे बोला इस रिएक्शन का रेट निकालना है, इसका रेट निकाल के दिखाओ। देखो रेट निकालने का प्रोसेस करें, आपको रेट निकालने में क्या करना पड़ेगा, देखो लिखेगा नहीं कोई बच्चा। देखिए जब कोई रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन, ये रिएक्शन कर रहा है, तो एक ही ना कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे, चेंजेस, एक ही सांद्रता बदलेगी, ऐसे डी की कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे। और जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन पहले से घटेगी और इसी कंसंट्रेशन पहले से बढ़ेगी। अंडरस्टूड, ए घटता बी बढ़ता। सपोज करो ये गैस होती, गैस, ये भी गैस होती, तो रिएक्शन करने से ए का प्रेशर घटता है और बी का प्रेशर बढ़ता है। कॉमन सी बात। अगर सॉल्यूशंस होते कंसंट्रेशन में चेंज आती, और गैस होते तो प्रेशर में चेंज आता। अब ध्यान दो, देखो देखो रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पता लगा रहा हूं कि एक ही कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, ऐसे यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है। देखो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, रेट। ये है रेट, अभी कुछ लिखेगा नहीं कोई बच्चा। एक बात और है, मैं बी से भी रेट निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे बी को भी ले सकता हूँ। देखो बात एक ही है, ए से निकालो, बी से निकालो, एज यू लाइक, जिससे मर्जी निकालो। एक और बात, अगर ये गैसेस होती तो मैं क्या लेता, चेंज इन प्रेशर ऑफ ए, ऐसे लिखता, देखो मैं, टी का मतलब प्रेशर, ए का प्रेशर, डी का मतलब डिफरेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एग्जैक्टली चेंज इन प्रेशर ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो आप, कुछ कॉपी नहीं करना, देखो जैसे मर्जी कर लो आप। ये रेट निकालने का मेथड है, ये भी है, ये भी, जिससे मर्जी रेट निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात एक और इंपॉर्टेंट है, देखो इसको फील करना है एक मिनट। देखो होता क्या है, आपको पता है कि, एक मिनट, देखो डी का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज। जब भी चेंज निकलता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब क्या हो रहा है, ये ना ए रिएक्शन कर रहा है, ए रिएक्ट कर रहा है, तो ये ना खर्च हो रहा है, एक घटता रहेगा, एक कम होता रहेगा, एक ही फाइनल जो कंसेंट्रेशन होगी इनिशियल से कम होगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब फाइनल इनिशियल से कम होगी, तो ये वाला फैक्टर माइनस में जाएगा, और ये वाला फैक्टर तो हमेशा प्लस में, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी माइनस में नहीं होगा। देखो समझो, अब ये चीज माइनस में आ गई, एग्जैक्टली ये चीज माइनस में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस में रहेगी, ये प्लस में रहेगी। और एक बात और है, रेट कभी माइनस में नहीं होता, स्पीड नहीं कभी माइनस में सकती। इसलिए हम केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, जब भी रिएक्टेंट से रेट निकालते हैं, जानबूझ के माइनस साइन लगा दें, जिससे वो माइनस उसको प्लस बना दे। ये माइनस लगाने के पीछे पर्पस होता है कि वो उसको प्लस बना दे। अगर हमने माइनस नहीं लगाया तो रेट माइनस आएगा और वो मीनिंगलेस बन जाए। इसलिए याद रखें, जब भी रिएक्टेंट से रेट लगाए निकालें, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। देखो अब ये ना, ये सब रेट के निकालने के ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आपको आपको एग्जाम में कोई भी लगाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस के ऊपर। कोई बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा तो हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ए के बारे में कुछ बताएगा तो ये लगाएंगे, रेट जिससे मर्जी निकालो। ये सब रेट निकालने के मैथमेटिकल समझो फॉर्मूलाज है, इनको मैं यूज करना, किसी को याद नहीं करना, आराम से दिमाग से काम करना होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसेंट्रेशन, change in concentration, it is defined as change in concentration oblique pressure, change in concentration oblique pressure of reactant or product, of reactant or product, of reactant or product
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो आप? अभी किस सेंटेंस पूरा नहीं है, दोबारा सुनो। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो अभी रुकना, देखो अब रुक जाना, अभी को फुल स्टॉप बंद लगाना, सेंटेंस पूरा नहीं है, एक बार ध्यान दो। देखो मैंने ही लिखवाया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ या दाब में कितना परिवर्तन हुआ, किसका, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, है ना? अब सुनो, देखो सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ना, ये तब ट्रू है, ये तब सही होगा जब यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 होगा और यहाँ भी कॉफिशिएंट 1। दोनों के गुणांक एक एक होने चाहिए। अगर ये कॉफिशिएंट 1 1 नहीं है तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इस पर डिबेट होगी अभी। आप आराम से क्या करो, इस सेंटेंस को पूरा करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, सुनो सुनो गर्ल्स यहाँ पे देखो, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम प्रोवाइडेड, अब मैं शर्त रख रहा हूं यहाँ पे, प्रोवाइडेड देयर stoichiometric coefficients, provided their stoichiometric coefficients are unity, are unity। यूनिटी समझते हो? इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक एक, एक एक। जो इनके गुणांक है वो एकांक होने चाहिए, एकांक। यूनिटी का मतलब ये हुआ। अच्छा सुन लो ना, अभी लिखने की जल्दी क्या हो रही डॉक्टर साहब, प्लीज। क्या है यार स्टूडेंट्स का। करिए, आप कॉपी करिए, आप कॉपी करने आए ना, नोट कर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मना कर रहा है, लिख लीजिए, नोट करिए आप ना। आपका नोट करने में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, नोट कर लीजिए, अब वहां से तो लिख ही लीजिए भाई, लिख लो। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन है, और इसके लिए कॉफिशिएंट्स 1 1 होने चाहिए, एकांक होने चाहिए, कहने का मतलब। अब आप ये भी नोट कर लें यहाँ से, ये सब भी लिख लीजिए फटाफट। ओके, ठीक है जी। तो ये इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, सबको ये एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए, और डेफिनेशन बता दी मैंने। बस ध्यान रखना, ये तभी ट्रू है जब ये कॉफिशिएंट्स 1 हो। अगर ये कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे बता देंगे अभी आप। एक छोटी सी बात और है, यूनिट क्या होगी रेट निकालने की, यूनिट जिसको मात्रक कहते हैं, मात्रक। देखो ये कंसंट्रेशन है, सबको पता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, और टाइम किस में होता है, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मोल पर लीटर सेकंड, ये इसका मात्रक आ गया। एक बात और है, अगर आपने यहां से रेट निकाला, ये प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, बार में होता है, मिलीमीटर मरकरी में होता है, बहुत सारी यूनिट्स है प्रेशर की। तो टाइम हमने सेकंड्स पे लिया, मिनट्स में लिया, आवर्स में लिया, सब देख लेंगे। ये पॉसिबल यूनिट्स है, इन्हें कहते हैं मात्रक, नोट कर लो इनको। अब आप यूनिट भी लिख सकते हो, ये रेट निकालने की यूनिट्स, अभी के लिए आगे दर निकालने के मात्रक। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना कि ये डेफिनेशन तब ट्रू है जब कॉफिशिएंट्स यूनिटी होने चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मान एकांक होना चाहिए। बाई चांस ये एकांक ना हुए तो, यूनिटी ना हुए तो क्या करेंगे? अब देखो वो चीज समझनी है, वो सबसे क्रूशियल होगी। चलिए बच्चे अगले स्टेप पे आए, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं ना अपने पास से ना एक रिएक्शन ऐसे ले लेता हूँ, अपने पास से ऐसे ना कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आपका मन है, एज यू लाइक।
किसी ने बोला इसका रेट निकाल के देखो, देखो अब सुनो, देखो अब अच्छे से समझना। मैंने भी कहा था आपसे, मैं इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहता हूँ। अच्छा एक बात का मेरे को आंसर देखते हैं कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। देखो अब सब बॉयज बॉयज से पूछूंगा मैं क्वेश्चन, जरा एक्टिव है सभी। मैं इसमें इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहता हूँ, लिख दिया मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इनमें से किससे निकालूं, आप बताएंगे। रेट इनमें से किससे निकाले, मतलब ए से निकाले, बी से निकाले, सी से या डी से। आराम से बैठ जाए। ए से, बी से नहीं निकाल सकते। आप ए से क्यों कह रहे हैं? फिर ए से क्यों कह रहे हैं? आप बताओ रेट किससे निकाले, रिएक्शन का रेट किससे निकाले, बेटर होगा इससे। सीओडी से नहीं निकाल सकते। हाँ जी, करने के बाद क्या, जी और बी से निकाल देंगे। सीओडी से नहीं निकाल सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं निकाल सकते। चलो कोई बात नहीं, आप साथ में बैठे, रेट किससे निकालोगे, मतलब मेरा क्वेश्चन है रिएक्शन का रेट लेने से किससे निकाल सकते हैं? आप पूछ रहे हैं प्रोडक्ट से निकालो। आप वो कह रहे हैं कि सर रिएक्शन का रेट किससे निकालो, किसी से भी निकाल सकते हैं। आप गलत कह रहे हैं, ए से निकालेंगे या बी से निकालेंगे या प्रोडक्ट से निकालेंगे, किसी से भी निकाल सकते हैं। ये सब एक रिएक्शन का पार्ट है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हमारी क्लास चल रही है, आप 50 बच्चे बैठे हुए सपोज, किसी ने ऐसे ही बोला, बाहर जाके किसी ने आपसे पूछा भी आज क्लास में क्या कराया, या नोटबुक दिखाओ, तो जो आपकी नोटबुक में लिखा है वही आपकी नोटबुक में लिखवा है। हम तो सबको एक बराबर ही लिखवा रहे हैं, हम तो किसी को ही नहीं ज्यादा कम लिखवा रहे हो, सेम लिखा हुआ था। किसी ने कॉपी किया नहीं किया वो अलग बात। तो कहने का मतलब है वो किसी की भी नोटबुक देख के पता लगा लेगा आज क्लास में क्या करा। आप सब एक क्लास का पार्ट है, सब एक जैसा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है रिएक्शन का रेट जिससे मर्जी निकालने थे, वॉइस गलत कह रहे थे आप। अभी लिखना नहीं है, मैं रेट जिससे मर्जी निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। एक बात और, रेट जिससे मर्जी निकाल सकते हैं, रेट आएगा कैसा, रेट आएगा कैसा, पॉजिटिव मत कहिए, सेम आएगा। रेट कैसा आएगा, सेम। भाई एक ही तो रेट है। हमारी क्लास में किसी ने पूछा आज चैप्टर कौन सा करा है, मैंने केमिकल काइनेटिक्स करवाया, सबको तो केमिकल काइनेटिक्स करवा रहा हूँ। ये थोड़ा कहते हैं ये इलेक्ट्रो कराई या मेरे को सोल्यूशन कराया, सबको केमिकल काइनेटिक्स कराओ, है ना। चैप्टर अगर कंप्लीट होगा तो सबका बराबर टाइम में कंप्लीट होगा। हमारा जब बैच ऑफ होगा तो सबके लिए बराबर ऑफ होगा। वो शुरू हुआ तो सबके लिए इक्वल। आप सब एक ही क्लास के पार्ट है, कोई डिफरेंसेस नहीं है आप में, चाहे आप में कोई भी हो। चाहे रेट ए से निकालो, चाहे बी से निकालो, सी से निकालो, डी से निकालो, एज यू लाइक, रेट एक ही रहेगा। अभिक्रिया की दर एक ही रहेगी। बोलो बात सच है नहीं, इसको लिखना नहीं, इन चीजों को फील करना हो। रिएक्शन का रेट एक ही रहेगा। अब सुनो, अब एक प्रॉब्लम आती है, देखो समझना। देखो प्रॉब्लम क्या आता है, मान लेते हैं रिएक्शन ना 10 मिनट में पूरी हो गई, 10 मिनट में रिएक्शन पूरी हो गई, पूरी कंप्लीट। इस रिएक्शन को 10 मिनट में पूरा कर दिया हमने। देखो उस 10 मिनट के इंटरवल में क्या हुआ, इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं, ए के 2 मोल खर्च हो रहे हैं। देखो आप, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है, 2, देखिए ए के 2 मोल खर्च हुए। भाई शुरुआत हमने 2 मोल से की थी, 10 मिनट के बाद जीरो रह गए। तो आप निकाल लो, डिफरेंस 2 का आएगा। तो पता है ये वैल्यू क्या आएगी, 2/10, 2/10। इससे कितने मोल खर्च हुए, 3 खर्च हुए। 10 ही मिनट इसको लगे, क्योंकि 10 मिनट में रिएक्शन पूरी हो गई है। उसके कितने मोल बने, 4 बने, 10 ही मिनट उसको लगे। एग्जैक्टली वो 5 बने, 10 मिनट उसको लगे। आपने चीज नसीब करी, देखो अभी क्या कहा था हमने, रेट जिससे मर्जी निकालो सेम आएगा। सेम तो नहीं यार, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 बराबर कहाँ होते हैं, रेट तो सेम नहीं आ रहा। देखो अब कुछ गड़बड़ हो गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, कॉफिशिएंट आ गया। इस बार यहाँ गुणांक आ गए। अगर हम इस कॉफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर दें, देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ भाग कर देते, ऐसे यहाँ पे डिवाइड करते, ऐसे यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, 2 से 2 कट जाता, क्या आता, 1/10। 3 से 3 कट जाता, क्या आता, 1/10।
4 से 4 कट जाता है, क्या आता है 1/10। और 5 से कट के क्या आता है 1/10। देखो अब चारों वैल्यू सेम आ जाती, अब चारों वैल्यू सेम आ जाती, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मीनिंग ये हुआ, रेट आप जिससे मर्जी निकालें वो आपका मन है, लेकिन जो भी इसका यहाँ कॉफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा अपोन में, बटा में। जो 2 है ना 1/2 बन गया, 3 है ना 1/3, 4 है ना 1/4, 5 है ना 1/5। जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, देखो अपोन में, तब रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अब आप देख लो चारों वैल्यूज बराबर आएंगी इस पर। अब चारों वैल्यूज इक्वल है, अब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बात और, एक बात और, अगर किसी बच्चे ने ये कॉफिशिएंट नहीं लगाया, इसने ऐसे कर दिया, देखो ये भी रेट है, ये भी अभिक्रिया की दर है, लेकिन पता कौन सा रेट है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये ए के डिसअपियर होने का रेट है, ए के डिसअपियर होने का रेट। इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पर्सनल रेट, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल रेट। ये ए के डिसअपियरेंस होने का रेट है। देखो इसका मतलब समझना, देखो हम सब एक ही बैच में पढ़ते हैं, बताइए कोई डाउट बताइए, बोलिए। हम सब एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, हम सबका ना रेट बराबर है, बैच का रेट एक ही है, बैच की स्पीड एक ही है। अब बैच में बात करते हैं, आप सबकी स्पीड क्या अलग अलग हो सकती है। कोई बैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बैच में बहुत ही बेकार परफॉर्म करता है। किसी की स्पीड बहुत बेकार है, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अपना पर्सनल है, वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब जो ये रेट है, ये रिएक्शन का रेट नहीं है, ये ए का पर्सनल रेट है, ए का डिसअपियरेंस होने का रेट। ऐसी में अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालू तो वो क्या बनेगा, माइनस dv/dt। देखो इसमें कॉफिशिएंट नहीं आ रहा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इसमें कॉफिशिएंट नहीं आ रहा, ना इसमें कॉफिशिएंट ए का आ रहा है ना बी का आ रहा है। अगर आपने कॉफिशिएंट नहीं लगाए तो वो उनके पर्सनल रेट होंगे, पर्सनल पर्सनल अपने अपने। और कॉफिशिएंट लगा दे तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन का रेट। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आ रही बात कुछ समझ, किसी ने आपसे बोला क्या ये चारों वैल्यूज सेम होंगी, 100% सेम होंगी, ये चारों वैल्यूज बिल्कुल पक्का सेम होंगी। किसी ने बोला है क्या दोनों वैल्यूज सेम होंगी, इसके बारे में कहना पड़ेगा मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। हमारे बैच की स्पीड एक है, हमारी क्लास की स्पीड एक है, लेकिन क्लास में दो बच्चों की स्पीड एक हो भी सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, वो पता नहीं क्या हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्लास की स्पीड एक ही रहेगी। ये चारों वैल्यूज पक्का सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मे और मे नॉट। तो आगे से याद रखें, जब भी रिएक्शन का रेट निकाले जिससे मर्जी निकाले, लेकिन जो भी कोरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट यहां होगा वो कहां चला जाएगा, अपोन में, बटा में। देखो ये -1/2, ये -1/3, ये 1/4, ये 1/5, ये अपोन में आना जरूरी है, ये अपोन में आना नेसेसरी है, ध्यान रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नोट करो, अब नोट करो।
हो गया? देखो अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन की नई डेफिनेशन लिखवाते हैं। सभी नोट कर लिया? देखो रेट ऑफ रिएक्शन की नई डेफिनेशन क्या, राइट डाउन, नोट करिए फटाफट लिखे बॉयज। अब लिखने का टाइम आता है, आप लिख नहीं पाते। ये सब चीजें नहीं कॉपी करनी है, कॉपी करना किसी को कि इसको लिखने में टाइम वेस्ट करे। चलिए स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर, नोट करिए इसके डेफिनेशन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, अब नई डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। Rate of reaction is defined as change in concentration or pressure of reactant or product, of reactant or product. Rate of reaction is defined as change in concentration or pressure of reactant or product per mole per unit time. Per mole per unit time. Per mole per unit time. That's very very interesting. आपने देखा मैंने पर मोल क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉफिशिएंट से डिवाइड किया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखो समझने की कोशिश करो, कितनी सारी केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व। ठीक है, वेबर किस होगा। और जब भी अगर आपने कॉफिशिएंट यूज ना किया तो क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इस तरह के वर्ड बोलने पड़ेंगे। चलो अब छोटा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, है ना, इसको हटा दे। सबने कॉपी कर लिया। देखो छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो एक रिएक्शन नोट करो सब अपने पास से, लाइक दिस। ठीक है, ये हमें किसी ने रिएक्शन प्रोवाइड किया। द कंसंट्रेशन ऑफ ए changes from 0.8 m to 0.2 m in 60 seconds. Concentration of A changes from 0.8 to 0.2 m in 60 seconds. What is the rate of reaction? What is the rate of reaction? Rate of disappearance of A. Rate of disappearance of A. Rate of appearance of B. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। देखो हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं हमें, नोट करो आप। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ये चार प्रॉब्लम करनी है देखो हमें। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, नोट करो फटाफट। अब करते हैं, करके दिखाते हैं, आपसे भी करवाएंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। चार चीजें पता लगानी है। चलिए स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर। चलो पहले क्वेश्चन से करें शुरुआत। आप करना चाहते हैं, आप निकालो आंसर। अगर आप चाहते हैं जल्दी से आंसर निकालो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्विक, प्रॉपर निकालो, कैलकुलेट करो, मुझे बताओ, मैं भी करके दिखाऊंगा फिर। आंसर बताइए मैडम, फाइनल ऐसे आपको ने बस बताइए क्या है आंसर। ओके, ये आंसर आ रहा है 10 का, कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। बाकी लोग भी करिए फटाफट जल्दी से, बाकी गर्ल्स बॉयज। एक मिनट, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। स्टूडेंट फास्ट दिखाओ ना अपनी स्पीड। बोलना नहीं किसी को प्लीज, जल्दी से जो करना है, क्विक।
वाह, चारों बॉयज स्टार्टिंग में बैठे, क्या आंसर आया तेरे? पीछे चार लोग बैठे हैं, क्या आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? बॉयज में से किसी ने फर्स्ट पार्ट किया? गर्ल्स कर रही हैं तो बॉयज भी करके दिखाएं, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है? देखो सिर्फ भीड़ लगा रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ खोए गए हैं, कहाँ कंफ्यूजन से। अब छोड़िए छोड़िए मैडम, रिलैक्स हो गया, मजा आते नहीं आती। तो यही तो होता है, जब परफॉर्म करने की बारी आई पता नहीं। लिखते रहिए ना आप, नोट्स बनाते रहते ही क्या होता है। सुन कौन रहा है ध्यान से? देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, पहली बात तो हम रेट निकालेंगे ए से, ये बनेगा इसका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा बस, इसको फॉलो करना, आंसर आएगा -1/t। डी कैसे निकालें? फाइनल माइनस इनिशियल, 0.2 -0.8, टाइम कितना लगा? 60। देखो ये सॉल्व करना, ये कैलकुलेशन करनी है बस आपको, वट एवर जो भी यहाँ से आंसर है फाइनल आंसर है, और ये ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। वैसे वैल्यू माइनस में आएगी, बट माइनस माइनस प्लस होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इन लोगों ने किया दिया वेल्डन। इसका आंसर आ गया 5×10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कुछ दिन से नहीं हुआ ना मैटर शेम, फिर क्या फायदा होगा ये सब लिखने का और समझाने का? कोई फायदा नहीं था, तो टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, डन। अब सेकंड पार्ट का ना, डिसअपियरेंस रेट निकालना है। ये देखो ऑप्शन, डिसअपियरेंस रेट कैसे निकालें? अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के आए। आपको पता है डिसअपियरेंस रेट को इसको बोलते हैं, सिर्फ ये वाले पार्ट को। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका ट्वाइस, इसका दुगुना करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आई, क्या निकल गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। वेल, इसका ट्वाइस कर दिया हमने। ये लो, सेकंड पार्ट का आंसर दिया हमने, सेकंड पार्ट का आंसर दिया हमने। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब रुकेगा देख, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। देखो अब सुनो, देखो स्मार्टली काम करना। आपने देखा इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है। 2 का 1.5 टाइम 3 होता है, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। अब फैक्ट बताओ, जो उसका डिसअपियरेंस रेट है ए का, इसका 1.5 गुना, 1.5 टाइम क्या है इसका अपीयरेंस रेट है। ये मैथ सबको आ रहा है समझ? दोबारा देखो, उसका कॉफिशिएंट 2, उसका 3, इसके 2 मोल खर्च, इसके 3 बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसके बनने की स्पीड इसका 1.5 गुना है, 2 का 1.5 टाइम। अगर मैं इसका डिसअपियरेंस रेट निकाल के आया, वो निकाल के आया ना, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना, बी का अपीयरेंस रेट आ जाएगा। शॉर्टकट, मीट एस्पिरेंट ऐसे ही करते हैं, टाइम बचाते हैं। और एक और बात, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, डबल डबल। इसका मतलब इसका अपीयरेंस रेट इसके डिसअपियरेंस रेट का डबल है, दुगना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये चीज लानी पड़ेगी तभी काम होता है। देखो पता, वॉइस क्लियर हुआ? सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको, कॉफिशिएंट देख के कर सकते हो आप चाहे तो। और किसी को अगर नहीं ऐसे करना तो फिर तो हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे कर लेते हैं, ये लोग चलता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक्सप्रेशन है, जिससे मर्जी निकालो, आपको पता है। ए से निकालो, बी से निकालो, सी से निकालो, बस ये सोचते रहो कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे किसी ने ये वाला पार्ट करने के लिए कहा, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए चाहिए, तो मेरे को ये चाहिए। सीधी सी बात है, मैं रेट का क्या करूंगा? डबल करूंगा। मेरे को अपीयरेंस रेट चाहिए, तो मेरे को ये चाहिए, मैं क्या करूंगा? रेट का 3 टाइम्स करूंगा। मेरे को ये चाहिए तो रेट का क्या करूंगा? 4 टाइम्स करूंगा। बात वही आएगी, आंसर वही आएंगे। जैसे मैं कॉफिशिएंट से कर रहा हूँ, वो टाइम बचता, किसी को ऐसे करना, ऐसे कर लो, मर्जी है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो गर्ल्स क्लियर हो गया? जाके इसको अप्लाई करो, जितना आप में गट्स है ना, आगे एप्लीकेशन करो। नोट करना प्लीज, नोट कर सकते, मर्जी है, जल्दी करिएगा प्लीज नोट।
मेरे बच्चे क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन हो बोलो। मतलब कि इसको टाइम दो, आपको एप्लीकेशंस करनी है, प्रॉब्लम्स लेकर आओ यहाँ से। ठीक है बच्चों, अपनी साइड से कंप्यूटर को क्लियर कर दिया, बता दिया। देखो, तो सुना ज्यादा करें, लिखने पे कम ध्यान होना चाहिए। जो सुनेगा वही विनर है, ध्यान रखो। सुनने के बाद कुछ अच्छा लगे उसे कॉपी कर लिया, ये पढ़ने का तरीका होता है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। लेट्स फिनिश। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट। अब रेट दो तरह की हो, अभिक्रिया की दर भी दो तरह की होती है, जरा ध्यान देना। एक रेट को कहते हैं एवरेज रेट, एवरेज सब जानते हैं, उसको औसत कहा जाता है। और एक रेट का नाम होता है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो ध्यान देना, रेट दो तरह का होता है, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। एक को हिंदी में औसत कहते हैं, और एक को बोलते हैं तत्कालिक। इसको तत्कालिक कहते हैं, तत्कालिक। या सुनना, देखो तत्कालिक इंस्टेंटेनियस वाला क्या ध्यान है। एक, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास का टाइम यहाँ पर 8:30, सुनना ध्यान से। आपका घर यहाँ से बहुत दूर है, आपको 7:30 चलना पड़ता है, 7:30, तो आप 8:30 तक पहुंच पाते हो। आप सुनना देखो, अपने स्कूटर से आप आते हैं, ऐसा मैटर है। आप सोच के देखो, 1 घंटा आपने स्कूटर चलाया, क्या इस 1 घंटे के इंटरवल में आपकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी? या स्कूटर एक ही स्पीड से चलता रहा? बिल्कुल भी नहीं। कभी रोड खाली थी, तेज चलाया, थोड़ा रोड बिजी थी, हम भी स्लो हो गए। होता नहीं होता? कभी स्पीड ज्यादा, कभी स्पीड कम। अगर मैं इस इंटरवल में आपकी स्पीड निकालूं, इस इंटरवल में आपकी स्पीड निकालूं, तो पक्का कौन सी स्पीड आएगी? एवरेज। इसको औसत स्पीड बोलेंगे, औसत, एवरेज है वो। कभी इसमें आपकी स्पीड ज्यादा है, कभी कम है, कभी रुकना भी पड़ गया हो, शायद रुक भी गए 1 मिनट के लिए, आप जाम लगा हुआ था वो, क्या करें? एक होता है एवरेज, एक होता है, देखो सुनो, अब किसी ने बोला 7:30 आप चले थे, एग्जैक्ट 7:45 पे आपकी स्पीड क्या थी? इस टाइम पे आप कहाँ थे, आपकी स्पीड क्या थी, किसी ने पूछ लिया 7:44 मिनट, 7:44। अगर आपने इस मोमेंट पे स्पीड निकाली तो उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस। उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक। एक आपने पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने रेट निकाला, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस। देखो दोनों फर्क है। ये तो एवरेज है, इसमें एक बड़ा इंटरवल होता है, लेकिन इसके लिए कोई, हम लोग एक मोमेंट पे काम करते हैं, एक क्षण पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। और आपको पता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। देखो 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक, देखो उसको फील कराते हैं इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है, 1 मिनट रुको। देखिए आप सब 12th पास कर चुके हैं, मान लेते हैं आप 12th में, सुनना बॉयज गर्ल्स सब, प्री नर्सरी से आपने पढ़ना शुरू किया था, आज पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पहुंच गए और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th क्लास में। किसी ने ऐसे ही बोला भाई, आपकी पूरी स्टडी का अपना सब चीजें बताओ भी, स्टडी कैसी रही? अब देखो मैं आपकी स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। आपने अपनी जो स्टडी शुरू करी अपनी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में एक स्कूल था, आपने वहां से करी थी स्टार्ट। आपके अंकल ही थे जिनका स्कूल था, आपने वहां से स्टार्ट किया। प्री नर्सरी में गोल्ड मेडल मिला था आपको, गोल्ड मेडलिस्ट थे आप। नर्सरी में टॉपर थे, अगेन गोल्ड मेडल। क्लास 7 तक गोल्ड मेडल मिलता था आपको, क्योंकि अपने अंकल का स्कूल था, यू आर टॉपर, है ना? 8th में आए, थोड़ा सा डाउन हो गए, और 9th 10th के बाद पता ही नहीं लगा हुआ के, 9 में भी 2 बार फेल हो गए, 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुए। अब 11th 12th तो समझ ही नहीं लिया आपसे, है ना? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, पता नहीं हो गया रहा है। किसी ने ये पूछा आपका एवरेज क्या रहा? अभी भी आपका एवरेज आएगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है, इतने सारे गोल्ड मेडल मिलेगा आपके घर में लगे हुए हैं सारे मेडल। ये, इसको देखने से ना बच्चे की परफॉर्मेंस का पता नहीं लग रहा। इससे कहाँ पता लग रहा है? आपको पहले गोल्ड मेडल मिलते रहे क्लास 7 तक, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ आपसे, आगे तो सब बेकार हो रखा है। तो ये बेकार है, एवरेज का नहीं, इससे नहीं पता लग पाएगा आपकी क्या परफॉर्मेंस है। हम चेक करते हैं आपकी 11th 12th की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी है, चाहे पीछे आपने कुछ भी ना करा हो, आपका पक्का सिलेक्शन हो। देखो समझो, मैं ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। एवरेज की इंपॉर्टेंस कम है, इंस्टेंटेनियस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एक इंस्टेंट, आपने उस इंस्टेंट पे, जैसे मैंने कहा ना, आप 9th 10th में क्या थे, हमें क्या मतलब, अभी आपने 2 साल अच्छे से बिल्कुल मेहनत कर ली, 11th 12th में पूरा हार्ड वर्क किया, और आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, आपका जेई में सिलेक्शन हो गया, तो आपकी लाइफ बदल गई।
आपकी पूरी लाइफ में टर्न होगी, को पीछे देखने की जरूरत भी नहीं। तो कहने का मतलब होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इंस्टेंटेनियस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, एवरेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती। एवरेज में देख लो आप कितनी बार मेडल लेके बैठे, तो वो सब नहीं चलेगा, वो हमारे लिए बेकार है, हम तो इंस्टेंटेनियस पे ध्यान देंगे। खैर ये तो समझाने की बात थी, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। अब सुनिए, देखिए देखिए, ये तो चलो बेकार हुई था पॉइंट। अब मैं आपको सिखाता हूँ पर्टिकुलरली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इनको निकालते हैं। अगर देखो सब एक्टिव हुआ है बिल्कुल। अब देखो एक फंडामेंटल आएगा, ये तो छोड़ो बेकार की बात थी, इसकी कोई ज्यादा वो नहीं है सिग्निफिकेंस। ये होता है एवरेज से ना पता नहीं लग पाता, क्योंकि एवरेज में कभी कोई फास्ट हो रहा है, कभी कोई स्लो हो रहा है। और इंस्टेंटेनियस में ना वो जो इंस्टेंट होता है ना, वो एकदम क्लियर पिक्चर कर देता है कि बच्चा कहाँ स्टैंड है। अब ऐसा ध्यान देना, देखिए मैं अपने पास से कोई रिएक्शन एज्यूम कर रहा हूँ ए टू बी, और मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ बनाया। सुनना देखो ध्यान से। सबको पता है ए रिएक्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा एक ही कंसंट्रेशन घटती रहेगी, और घटते घटते ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, देखो लाइक दिस। एक मोमेंट पे ये ग्राफ ऐसे हो गया, कंसंट्रेशन कम होती रही, और कम होते होते ये ग्राफ यहाँ आ गया ऐसे। किसी ने ये बोला, ये बताओ इस इंटरवल में रेट क्या थी। देखो मैं इस इंटरवल में रेट निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इस टाइम के कोरोस्पॉन्डिंग एक कंसंट्रेशन निकाल दूंगा, एक इससे कोरोस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन निकाल दूंगा, इसको A2 कह दूंगा, इसको A1 कह दूंगा, और यहां से रेट निकाल दूंगा। क्या करना है बस मेरे को, ये लो -A2, ये कंसंट्रेशन A2, ये कंसंट्रेशन A1 अपॉन T2 माइनस T2। सिंपल, कुछ नहीं करना, दो कंसंट्रेशन दो टाइम लेके रेट निकाल दूंगा। लेकिन इस रेट का नाम क्या रखा जाएगा, एवरेज। ये औसत है, औसत। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये बताओ, देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। किसी ने ये बोला, ये बताओ पर्टिकुलरली यहां पर इस टाइम पे रेट क्या था। देखो मैं इस टाइम से एक पॉइंट यहां पे अरेंज करूंगा। देखो अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं। मैं इस टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट अरेंज करूंगा। जो ये पॉइंट यहां मिला, यहां से बनाऊंगा एक टेंजेंट, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, और इसका निकालूंगा स्लोप, इसका स्लोप निकाल दूंगा, जिसे टेन थीटा कहते हैं। इसका स्लोप निकाल दूंगा, यहाँ पे स्लोप, जो इस पॉइंट पे स्लोप आएगा, पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के स्लोप निकालूंगा, उसका नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट, तत्कालिक वेग। अगर मुझसे किसी ने ये कहा ना कि इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, तो मैं इस पॉइंट से यहां एक पॉइंट अरेंज करूंगा, फिर उस पे निकालूंगा स्लोप। मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप से निकलता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। अभी कल परसों मेरे से किसी डाउट ही पूछा था, इस तरह क्वेश्चन वहां पर आ गया। तो देखो मैंने क्लियर कर दिया, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में स्लोप निकालना पड़ता है, और एवरेज में एक इंटरवल के लिए काम करते हैं। एक छोटी सी बात देखो और है, देखो एक चीज समझना, तो ऐसे बोलता है क्या इंस्टेंटेनियस में इंटरवल नहीं होता, होता है। लेकिन इसका इंटरवल इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि मैं लिमिट लगा रहा हूं। देखो आपने कभी ये चीजें फिजिक्स वगैरह में फेस की हो, मैं लिमिट लगा रहा हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब इंटरवल इतना छोटा है, इतना छोटा है, जस्ट लाइक जीरो है, लगभग शून्य के बराबर। जब ये वाला इंटरवल कहीं लगता है ना, तो उस रेट का नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। ऐसा नहीं कि इंटरवल नहीं है, इंटरवल इसके अंदर भी है, लेकिन इसका इंटरवल इतना छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है। वहां पे इंटरवल सिग्निफिकेंट है, वहां इंटरवल बहुत बड़ा है। तो जहां इंटरवल बड़ा होगा, एवरेज रेट, जहां पे इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और एक बात और है, देखो दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग। एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी से, और इंस्टेंटेनियस को निकालते हैं ऐसे, डी ए बाई डी। आपको पता है डी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है, डेल्टा का मतलब बिग डिफरेंस, बड़ा अंतर, और डी का मतलब स्मॉल डिफरेंस, छोटा अंतर। जहां पे बहुत ही कम डिफरेंस होता है वहां पे ये बोलते हैं, और जहां पे डिफरेंस होता है वहां डेल्टा बोलते हैं। और एक बात और, अगर लिमिट लगा दी मैंने, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये वैल्यू लगभग जीरो है, लगभग जीरो है।
It shows the average rate becomes instantaneous. Average rate becomes instantaneous. वो कितना अच्छा आपके लिए एमसीक्यू बन के आता है. अगर किसी ने बोल दिया कि ये इंटरवल बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है, लगभग शून्य के बराबर है, देन एवरेज रेट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट. बोलो क्लियर हुआ? ग्रेट ग्रेट पॉइंट. ये सब फिजिक्स से आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं समवेयर. अब कॉपी करो, बुक से दो, प्रॉब्लम से नहीं होगी बुक से आराम से, बर्बाद है. हमें को चेंज नहीं है बस. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लैरिटी हो, तो कंक्लूजन ना. एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट. ये स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए. द एवरेज रेट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, अगर लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर लिमिट लगा दी है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी क्या है, वो लगभग शून्य के बराबर. द डिफरेंस इज सो स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो. देन द एवरेज रेट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट. और जब भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, वो आपको बोलेंगे कि इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, उस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट अरेंज करना, फिर स्लोप निकालना टेन थीटा. टेन थीटा कैसे निकलता है पता है ना आपको? द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस. ठीक है, तो आप प्रॉब्लम्स करिए, देखिए लग जाता है पता. तो एनसीईआरटी समय ले लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? द एवरेज रेट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट, नो कंफ्यूजन एट ऑल. अब करूं फाइनल? चलिए, none of you I think so clear. Next our heading is set to be, that is termed as it's called factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नोट करें. तो रिएक्शन की स्पीड होती है, उसे कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई रिएक्शन स्लो है, ऐसा क्यों है? अब देखो उसके सारे फैक्टर, जैसे हम लोग ही बैठे हैं, अब में से कोई बहुत फास्ट काम करता है, कोई बहुत स्लो करता है, तो ये क्यों है? अब देखो उसको फील कराते हैं, इसके पीछे भी सही है. बस हेडिंग लिख कर छोड़ते हैं, यहाँ ध्यान. देखो सबसे पहले पता मेन चीज क्या है रिएक्शन के फास्ट स्लो होने में? नेचर, जिसे कहते हैं ना प्रकृति, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देखो सुनो, हम में से कोई बहुत फास्ट काम करता है, स्लो, क्या है? नेचर ने ऐसे बनाया, ये नेचर है, नेचुरल है ये. आप किसी स्लो को फास्ट नहीं कर सकते. मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आप में क्या चेंज होगी? नेचर है, नेचर है. नेचर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, नेचर. तो नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर मान लो सोडियम पानी से रिएक्शन करे और पोटेशियम पानी से रिएक्शन करे, आपको रेट में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है. नेचर से कहते हैं ना प्रकृति, दिखेगा नहीं को बच्चा. सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देखा नहीं आपने? हम लोग काम कर रहे होते हैं, मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई रिप्लाई कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है, दिमाग यहाँ कहाँ है, हम तो लिखे जा रहे हैं. तो कंसंट्रेशन का रोल होता है, अभी सबको फील करा दे. ऐसी एक चीज होती है प्रेशर.
प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर गैस होगी तो। चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर तो एक ग्रेट ग्रेट फैक्टर है। देखो सुनो कैसे। देखो मैं यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये हर कॉम्पिटिशन में आता है। देखते हैं आप में से कौन करके दिखाएगा, कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। ये कोई रिएक्शन होगी, बस अटेंटिव रहिए, देखिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। आपका टेस्ट है, समझो ये दो रिएक्शन हो गया आपके सामने। ये रिएक्शन आप समझ सकते हैं, डेल्टा एच माइनस में एक्सोथर्मिक है और ये डेल्टा एच प्लस में रिएक्शन एंडोथर्मिक। बताओ किस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, किस केस में टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा। ओके मैं बोला, किस केस में टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा। बॉयज साइड से पहले बॉयज को प्रेफरेंस देंगे हमारी क्लास में, बॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वीआईपी। कुछ कहना बताओ, पहले बॉयज हो, बॉयज बोले फाइनल। किस केस में टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा, और थोड़ा सा ना रीजन भी देना होगा। बताओ कुछ कहना है? किस केस में टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा, इसको एकदम से रिप्लाई कर दिया मैंने। डॉक्टर साहब बोलिए, पीछे बैठे हैं। चौधरी साहब बताओ, कुछ नहीं कहना, स्माइल पास कर ली। आपके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर, क्योंकि सेकंड रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। क्योंकि आप सब गलत कह रहे हो। इसका आंसर पता क्या है, इसमें एंडो या एक्सो का रोल ही नहीं होता है। मैंने जान के क्वेश्चन पूछा था कि सब लोग आंसर सेकंड देते। टेम्परेचर बढ़ा के रेट हर रिएक्शन में बढ़ता है, चाहे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। दिस अ फैक्ट। अगर मैं कहता ना टेम्परेचर बढ़ा के रिजल्ट ज्यादा किस में आएगा, ज्यादा यील्ड किस में आएगा, देन यू वर राइट, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। वरना टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, किसी भी रिएक्शन में बढ़ा लो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस अ फैक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर से मोलिक्यूल्स में क्या आती है, एनर्जी। और एनर्जी से रिएक्शन होती है फास्ट। इसकी डिटेल मिलेगी आगे, इसको बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन, आपको पढ़ना है यहाँ पे। मैं इस बात को स्पेशली यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एक बाद में कॉपी करना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो सुनना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब होता है चाबी क्रिया की प्रकृति कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जो नेचर है वो कोई भी हो, कोई भी एनी हाउ कोई भी हो सकती है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो और चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, अभिक्रिया का दर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्का है ये। और सुनना एक बात और है, एक जगह ऐसा नहीं होता है। इन देखो आप सब बायो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बायो वाले बच्चे बैठे हैं। इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक क्या होती है, जिसमें एंजाइम यूज होते हैं, रेट 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 बिकम्स कांस्टेंट, रेट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अ लिमिट। पता क्या होता है एंजाइम के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ठीक है, रिएक्शन फास्ट होती रही, लेकिन लिमिट के बाद एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपको बायो पता हो, एक लिमिट के बाद एंजाइम नहीं काम करते। जब बहुत गर्मी होती है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, डाइजेशन ही नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक लिमिट के बाद रेट बढ़ना बंद हो जाएगा एंजाइम वाले केस में। अदरवाइज हर रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ता है। ये जाके देखो लो, हर टेस्ट सीरीज की, हर कंपटीशन की ना एक फिक्स कॉलम है जो आनी ही आनी है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी बहुत अच्छी रीजनिंग, बहुत डेप्थ इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज है, नेक्स्ट फैक्टर ये मैं हटा रहा हूँ, देखो उनका कुछ काम तो होता नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है, इसके बाद अभी कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। फिफ्थ फैक्टर है आफ्टर टेम्परेचर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तो डेफिनेशन ही होती है रेट को अफेक्ट करने वाला। कैसे करता है इस चैप्टर में सिखाएंगे आपकी। एक सिक्स फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपने कभी सुना हो, मान लो लकड़ी का कोई पीस है वुडन पीस, लकड़ी के पीस में आग लगाए तो बहुत मुश्किल लगाना है, लेकिन लकड़ी का जो बुरादा होता है पाउडर, इसमें अगर आग लग जाए ना तो रुक नहीं पाती। उसका रीजन क्या है, पाउडर बनने से क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिएगा नहीं को बच्चा बिल्कुल। लाइट,
लाइट भी होती है, रिएक्शन को फास्ट करती है। जैसे आपने देखा दिन के टाइम जैसे अभी, अब दिन की बात करें, कोई चीज खाने की आपने यहाँ पे रखी, जल्दी खराब होगी रात के टाइम के रिस्पेक्ट में। दिन में क्या होती है, लाइट होती है, प्रकाश, उससे ना मोलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है ना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में। ये सारे फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं, सारे के सारे फैक्टर। खासकर देखो फोर्थ कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे गलती भी हुई। आप सबने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ रेट बढ़ेगा, आपने लगा दिया ली चटनेस प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे यील्ड ज्यादा मिलेगा। ये तो कह सकते हैं एफ ज्यादा बनेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका रेट ज्यादा होगा, रेट दोनों का बढ़ेगा। चलो खैर, ध्यान रखना, ये लाइन बहुत काम आती है, और ये भी लाइन किसी को भूलनी नहीं है। डिटेल सबकी आएगी, बहुत डेप्थ आएगी, तो एक बार आप कॉपी करो, आप कॉपी करो को मना नहीं कर। डॉक्टर साहब मेहनत करिए, सब लोग जितने बॉयज बैठे ना हमारे भी बहुत, आपकी साइड से ना जी एफिशिएंसी में कमी है। जितना एक्टिव आपको होना चाहिए भी उतने एक्टिव है नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरियर बताइए, कुछ सवाल आप बता देना, कोई वर्ड क्लियर ना हो रहा। कैसे लिखो ना, इसका निवारण, तो देखो बैठे बैठे मैंने से वॉशरूम में जो है प्लस और इनकम स्टेटमेंट क्लियरली से रिस्पेक्ट डिजाइन मीटिंग किया, कुछ भी किया करो, क्यों नहीं होना चाहिए। बच्चों तो वहां से नोट नहीं लेता, आपको जो तो लेंगे आप लिखेंगे नहीं, दो मिनट में जो आपका दिखने डॉक्टर है, आपकी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। मेरी तो पता है 11 क्लास की हम ट्वेल्थ का डॉक्टर है, कोई बात नहीं, चलो आप लिखा करो अच्छा है। अभी काफी वीडियो भी आपने इनसे ऐड कर रखी है। एक 12 में था कोई बात नहीं, मैं लाइन में मिक्सर में ऐसे भी बात नहीं। और ऐसे ना बॉयज अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान सब देख रहा है, हड़म तार सब देख रहा है, देखना पक्का सिलेक्शन होगा आपका। ऐसी बात नहीं है। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने, ये सारे फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं, रिमेंबर ये। और ये फोर्थ वन भूलना नहीं है, एंजाइमेटी वाली बात भी किसी को भूलनी नहीं है। ये क्वेश्चन लेके आना, दैट्स फिनिश। ओके, गोइंग टू नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ हेडिंग इज ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। बातें नहीं यार, बातें नहीं, देखिए कुछ लोग बहुत बोलते हैं, नोट करिए जल्दी से। लॉ ऑफ मास एक्शन, सुपर आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ जी, हाँ ऐसे कुछ होगा, ये वही मास एक्शन वही होता है। ठीक है जी, देखो पे अटेंशन, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको बोलते हैं, ये देखो सुपर आर्टिकल है। हम शायद यहाँ पे करके आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। लॉ ऑफ मास एक्शन देखो, मैं डिफाइन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, क्या टाइम फिल करना। ये कोई रिएक्शन है तो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। देखो, अब इसको फील भी करवा देंगे। ये लॉ कहता है जो रिएक्शन का रेट होता है ना, रेट, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखना नहीं किसी को बिल्कुल भी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने ये लिखा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे लिखा। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती तो क्या करना पड़ता, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करना होता, प्रोडक्ट गुणनफल। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट करना होता। अगर रिएक्शन ऐसे हो रही होती
देखो तब भी हम यही करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट है वो क्या बनता है, पावर। ऐसे ही जो कॉफिशिएंट देखो ये पावर्स बन जाती है, ऐसे ही अगर यहाँ पे टू है तो टू, वन है तो वन। देखो जितने मैंने ये एक्सप्रेशन लिखे ना, इन सबके पीछे कौन काम कर रहा है, लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये सब लॉ ऑफ मास सेक्शन के बेसिस पे। यहाँ भी ये भी लॉ ऑफ मास सेक्शन है, लॉ ऑफ मास सेक्शन है, लॉ ऑफ मास सेक्शन। और इस लॉ की सबसे खास बात है, लॉ कहता है कि जो भी कॉफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अगर यहाँ वन लिखा है तो यहाँ पे वन, अगर ये वन वन है तो ये भी वन वन, अगर ये टू है तो ये टू, अगर ये वन है तो वन। ये बहुत जरूरी है, कॉफिशिएंट का पावर बन जाना। तो ये सब लॉ ऑफ मास सेक्शन के बेसिस पर। अरे ये बस शायद तुमने पहले पढ़ा है, ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया कि टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने किया है। इसको लिखने का वो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बस एक्सप्रेशन आने चाहिए समझ, ठीक है ना। रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, अगर आपके रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो। ठीक है। और ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, द स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। ये जो कॉफिशिएंट्स है, दे आर इक्वल टू पावर। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स आर इक्वल टू पावर। ये इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन की खास बात है। ये कॉपी करो एक बार जल्दी, क्विक। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो पावर के इक्वल है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सबको अच्छे से आना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। दैट इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, को डाउट ना हो बिल्कुल भी, कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो क्या स्टूडेंट्स, डन हो गया आई थिंक सो। देखो हम क्या करते हैं कि जितने भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनको हटा देते हैं, और इनको हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होता है। देखो कांस्टेंट क्या लगता है, अब देखो मैं इसको हटा के यहाँ पे लगा रहा हूँ स्मॉल के, दैट इज रेट कांस्टेंट। इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसका हिंदी नाम होता है वेग स्थिरांक। रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके। ओके, अब इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे ये रेट कांस्टेंट क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है। इसी का नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसी का नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। नोट कर लें, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। नोट कर लो तीनों नेम्स। अभी आपको फील करा देते हैं ये कहां से आए। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।